बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं आई मस्ट नो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जस्टिस काजी फैज़ ईसा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी हुकूमत पाकिस्तान ने एक जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के काजी फैज़ ईसा, जो कि आने वाले दिनों में अगर वो बहाल रहते हैं, अपनी पोजीशन पे रहते हैं, तो उन्होंने आगे चल के जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनना है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ज़ाहिर नहीं किया, अपने असासात जो है उसमें डिक्लेयर नहीं किया हुआ, और वो जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पास लंदन में, वो तीन प्रॉपर्टीज़ उनके बच्चों के नाम पे, और वो जिस दौर में ख़रीदी गई या जिस दौर में इनके नाम हुई, वो यानी इनके बच्चों के नाम हुई, उस वक्त बच्चे इनकी इस एज के नहीं थे कि वो खुद ख़रीद सकें या ख़ुद वो कोई बिज़नेस कर रहे हों और उनके पास इतनी दौलत हो कि वो खुद इन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद के अपने नाम करवा सकें। तो जो केस इनके ऊपर जो चल रहा है वो यही है कि आप बताएं कि आपके पास इन प्रॉपर्टी के लिए पैसे कहाँ से आए। अगर आपने पाकिस्तान से वो पैसे भेजे तो आप उनकी मनी ट्रेल बता दें, आपने कैसे पैसे भेजे, कहाँ से वो पैसे आपके पास आए, आपने वो पैसे कैसे भेजे, अपनी मनी ट्रेल बता दें। तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से फ़ारूक नसीम जो हैं, जो वज़ीर कानून थे, वो एज ए वकील पेश हो रहे हैं। दूसरी तरफ लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसकी समाअत कर रहा है और भरपूर तैयारी से, क्योंकि भरपूर तैयारी की वजूहत उसमें ये भी हैं कि क्योंकि वो एक केस अपनी नौयत का ये पहला केस है जो किसी जज के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हुआ, सिटिंग जज जो सुप्रीम कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ, और उसको सुनने के लिए एक लार्जर बेंच है जो कि जस्टिस साहिबान के ऊपर मुईत है, और वो इस केस को सुनने, दोनों तरफ से तैयारी बहुत अच्छी है। फ़ारूक नसीम के बारे में बताया जा रहा है कि उधर से 10 जज साहिबान जब क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी क्वेश्चंस की बम्बार लग जाती है, और फ़ारूक नसीम उन सारे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। अभी तक की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। फिर दो अहम आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 209 और आर्टिकल 212, जिनके तहत इस वक्त जो है वो इस सारे केस के ऊपर जो है वो बात हो रही है, या आप कह रहे हैं दलाइल दिए जा रहे हैं। फ़ारूक नसीम साहब की तरफ से जो भी दलाइल दिए गए उसको काउंटर करने के लिए जो लार्जर बेंच है उनकी तरफ से जो जिस बात का सहारा लिया जा रहा है वो ये है कि आर्टिकल 12 ये कहता है कि आर्टिकल 12 ये कहता है कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जब ये जायदाद ली या उन्होंने अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करवाई या जो उनके बच्चों के नाम ट्रांसफ़र आई, उस वक्त ये कानून मौजूद नहीं था कि ये वो अपनी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करें, या जो उन्होंने टैक्स रिटर्न जमा करवाने थे वो नहीं करवाए, उस वक्त इनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। लिहाजा आर्टिकल 12 ये कहता है कि आप उसके ऊपर इनके ख़िलाफ़ कोई भी जो मामलात कोई भी कानून बनने से पहले उन्होंने किए हैं, यानी ये अपनी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, ये कानून बाद में बना है, उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ ली हैं या जो टैक्स एविजन किया है या जैसे भी वो जायदाद अपनी बनाई है वो इस कानून बनने से पहले है। लिहाजा आर्टिकल 12 ये कहता है कि आप उनसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उनसे नहीं पूछ सकते। नाज़रीन इकराम, बात अगर ये भी बात मान ली जाए कि आर्टिकल 12 ये कहता है कि आप उनसे इस बारे में सवाल ना करें, क्योंकि उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी जायदाद बनाई थी ये 2011-12 या यानी उस कानून से पहले बनाई थी जब ये कानून बनाया गया कि आपने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जज साहिबान हैं की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन्होंने डिक्लेयर करनी है। तो अगर ये बात मान ली भी जाए तो मैं आपको एक बात वाज़ह कर दूं कि अगर किसी आम शहरी या किसी आम बंदे के ऊपर ये केस चल रहा हो तो उसके ऊपर तो ये बात मानी जा सकती है, लेकिन एक शख्स जो काजी है, एक शख्स जो जस्टिस है, एक शख्स जो जज के ओहदे पे के मनसब पे है, एक शख्स जिसने लोगों के फ़ैसले करने हैं, एक जज जिसने कल प्रमोट होके अगर वो अपनी पोजीशन पे बहाल रहते हैं तो प्रमोट होके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, यानी तमाम अदारों के जितने भी जजेस हैं उनका सरबराह बनना है। तो उसके लिए ये लाजमी है कि वो अपने आप को सादिक और अमीन यानी डिक्लेयर करे, सादिक और अमीन साबित करे अपने आप को कि मैं सादिक और अमीन हूँ और मैं इस ओहदे को रखने का मजाज हूँ, मैं इस ओहदे को रख सकता हूँ, मैं बिल्कुल मेरे पास क्लीन चिट है, मैं कोई किसी भी किस्म की जो है वो ऐसी चीज़ में, ऐसे मामलात में मुलव्वस नहीं हूँ जो मेरे इस मनसब के ऊपर सवालिया निशान हो। तो इस लिहाज से उनको इखलाकन ही अगर उनकी हैं, जैसे फ़ारूक नसीम ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि अगर उनके पास मनी ट्रेल है, उनके पास ये शवाहिद सबूत हैं कि उन्होंने पैसे पाकिस्तान से कैसे भेजे और उनकी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ वहाँ ली,
तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, आप इसको हम ज़रा केस खारिज हो जाएगा, फिर तो इसके ऊपर बहस नहीं बनती। लेकिन अगर उनके पास मनी ट्रेल नहीं है तो फिर हम जज साहिबान के ऊपर, लार्जर बेंच के ऊपर ये फैसला छोड़ते हैं, ये मामला छोड़ते हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो इस मामले से क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो जस्टिस साहिबान हैं, मोहतरम जज साहिबान हैं, वो इस बात के ऊपर, जिस 2-3 दिन से मुसलसल इस बात के ऊपर बहस हो रही है कि शहजाद अकबर की अपॉइंटमेंट कैसे हुई, सवाल उनके ऊपर यानी उल्टा डाइवर्ट कर दिया गया कि आप हमें पहले ये बताएं कि शहजाद अकबर की जो अपॉइंटमेंट हुई है एज ARU हेड, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है, यानी एंटी रिकवरी यूनिट के वो सरबराह कैसे उनको अपॉइंट किया गया, किस क्राइटेरिया के तहत, या किस तरह उन्होंने क्वालिफाई किया, या वो इसके किस तरह उनकी जो है अपॉइंटमेंट हुई है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। चलें मान लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम ये बात मान लेते हैं कि शहजाद अकबर को ये बात इस ओहदे से हटा के इस ओहदे से मुंसलिक करके, चलो उनकी बात मान लेते हैं, जो जज साहिबान हैं उनकी बात, कि शहजाद अकबर को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी के ख़िलाफ़ इस तरह रेफरेंस दायर करवाएं, बात मान ली। लेकिन आप यहाँ पे मैं जिस बात को लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि आर्टिकल 209 में ये बात वाज़िया है कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ अगर कोई भी शख्स उसका कोई भी मयार हो, वो शख्स अगर कोई शवाहिद, कोई सबूत या कोई कंप्लेन या कोई रेफरेंस दायर करवाना चाहता है उसके ख़िलाफ़, तो वो करवा सकता है। इस बात से हट के कि उस बंदे का क्राइटेरिया क्या है, उस बंदे की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस बंदे का तल्लक क्या है, वो कोई किसी सरकारी ओहदे से तल्लक रखता है, गैर सरकारी ओहदे से तल्लक रखता है। फिर ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि जी आप हमें बताएं कि जो उनके ख़िलाफ़ सबूत, यानी उन प्रॉपर्टीज़ के जो कागजात हैं, वो आपने कानूनी तरीके से हासिल किए हैं या गैर कानूनी तरीके से हासिल किए हैं। जबकि आर्टिकल 209 ये कहता है कि आपने किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ शवाहिद, यानी किसी भी जज के ख़िलाफ़ शवाहिद किसी भी ज़रिए से, किसी भी ज़राए से आपने वो शवाहिद हासिल किए हों, तो आप उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर किया जा सकता है, उसके ख़िलाफ़ पूछताछ की जा सकती है। वो मजाज है इस बात का, इस सवाल का जवाब देने का। तो हमारा भी इस मौक़िफ़ यही है कि अगर ये आर्टिकल 209 ये कहता है कि कोई भी शख्स उसका कोई भी क्राइटेरिया देखे बगैर अगर इंफॉर्मेशन वो ले आता है कहीं से, उसको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उसके बाकायदा वो इंफॉर्मेशन जो है वो आगे एक रेफरेंस के तौर पे बनाई जा सकती है, आगे उससे सवाल किया जा सकता है, तो क्यों एक जज साहब से उनसे ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि आप अपनी मनी ट्रेल दें। फिर एक और बात जो बड़ी अहम है जिसको मैं वाज़ा करना चाहता हूँ वो ये है कि जब ये केस शुरू में जब ये केस चला तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो मेरी जायदादें हैं, जो मेरे पास या हमारे पास या मेरी फैमिली के पास, वो मेरे नाम पे नहीं है, वो मेरे बच्चों और बीवी के नाम पे हैं और वो इंडिपेंडेंट है, यानी मेरे पे वो डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो उनका जवाब वही दे सकते हैं, मैं इसका जवाब देने का मजाज नहीं हूँ। पहले इस बात के ऊपर अच्छा खासा जो है वो प्रोसीडिंग्स होती रही, लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि इनको बचाया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से इनको सेव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी जज हैं, वो जो बैठे हैं वो भी जज हैं, तो कहीं ना कहीं से इनका रास्ता निकाला जा रहा है कि रास्ता निकाला जाए, इनको सेव किया जाए। तो वो रास्ता इस तरह निकाला जा रहा है कि पहले ये कहा जा रहा था कि वो उनकी जायदादें उनके नाम ही नहीं है, उनके बच्चों के नाम है, और बच्चे तो इंडिपेंडेंट हैं, बीवी भी उनकी इंडिपेंडेंट है, तो ये मामलात यहाँ ख़त्म होते हैं। लेकिन अब ये जब दलाइल दिए गए, ये बताया गया, ये वाज़िया किया गया कि क्योंकि वो एक मनसब पे हैं, जज के मनसब पे हैं, और जज काजी होता है, उसका वो सादिक और अमीन होना उसका लाजमी है, उसने लोगों के जजमेंट्स बनानी है, लोगों के ऊपर केसेस के ऊपर फैसले करने हैं, कल उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, तो उनको चाहिए कि इखलाकन ही वो अब इनके जो मनी ट्रेल है वो बता दें, या उनके वो कहाँ से ली गई, उन्होंने कैसे ली, कैसे उनके नाम ट्रांसफ़र हुई, वो बता दें। तो इस केस को डाइवर्ट कर दिया गया, आर्टिकल 12 की तरफ ले जाया गया, जो कि ये साबित करता है बात। आर्टिकल 12 जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि उसमें वो ये कानून बनने से पहले उन्होंने वो जायदादें ख़रीदी और टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए, तो कानून ये बाद में बना, लिहाजा ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, उनसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब अगर तो ये बात दोनों तरफ से अगर देखी जाए, दोनों रुख अगर देखे जाए बात के, अगर दो आर्टिकल 209 और 212 को अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो आर्टिकल 209 तो ये कहता है कि आप
इंफॉर्मेशन जहाँ मर्ज़ी से ले आएँ, चाहे वो लीगल तरीके से हासिल की हो, इलीगल तरीके से हासिल की हो, बाकायदा इंथेटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो सकता है। दूसरी तरफ अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो इस बात के ऊपर अपना मौक़िफ़ डाइवर्ट कर रहे हैं कि जी वो तो मैंने जायदादें जो हैं हमारे पास वो तो इस कानून बनने से पहले, जिससे जो बात वाज़िया या सामने नज़र आती है वो ये सामने नज़र आती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। और जो शख्स कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, आज किसी आर्टिकल के तहत या किसी भी झूठ के तहत अपनी जायदादें छुपाने की कोशिश करता है, अपने मामलात को छुपाने की कोशिश करता है, तो वो इतने बड़े मनसब पे जब कल बैठेगा तो वो हम किस तरह तवक्को रखें कि वो जो फैसले करेंगे वो किसी की तरफदारी करके नहीं होंगे, या सादर को अमीन वो खुद नहीं है तो वो फैसले कैसे सच पे मबनी करेंगे। तो ये वो खदशात हैं जिसके ऊपर बहस चल रही है फ़िलहाल। तो आपको ये बात भी वाज़ा करता चलूँ कि काजी जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं, इन्होंने अरेबिया पेपर मिल्स का जो केस है उसको बंद किया हुआ है, जिसके बाद इनके ऊपर सवालिया निशान उठे। लोगों ने तहकीकात की कि जहाँ से भी इनको इन्फॉर्मेशन मिली, शहजाद अकबर को उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, सारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास गई, उन्होंने वो फारवर्ड की और फिर रेफरेंस बनाया, अप्रूवल दिया जनाब सदर ममलकत ने, और इनके ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चला और फिर वो रेफरेंस जो है वो रेफ़र किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ, या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ वो उसकी समाअत वहाँ पे हियरिंग शुरू कर दी, और ये सारे मामलात इस वजह से यहाँ तक पहुँचे। अब अभी तक तो इसी बात के ऊपर टिका हुआ है मामला कि शहजाद अकबर की जो है वो अपॉइंटमेंट लीगल है इलीगल है। मेरा ये सवाल है कि शहजाद अकबर को एक साइड पर रख के आप उनके ऊपर केस चलाएं। आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, आपके पास इंफॉर्मेशन वो जिसने भी दी है, जैसे भी आई है, एक रेफरेंस आया, आप उसकी हियरिंग करें, उसका मेरिट पे फैसला करें और लोगों के सामने हक़ाइक़ रखें और मेरिट के ऊपर फैसला करें। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये लार्जर बेंच जो बैठा है, जिसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये मेरिट के ऊपर ही फैसला करेंगे। लेकिन जो खदशात हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आर्टिकल 209 को भी मैंने आपके सामने रखा है, उसके कुछ क्लाजेज़ आपके सामने रखी हैं, फिर आर्टिकल 12 की क्लाजेज़ भी कुछ आपके सामने रखी हैं, और ये बताने की कोशिश की है कि काजी फैज़ ईसा पहले किस तरफ थे, क्या वो मौक़िफ़ अपनाए हुए थे, अब उनका मौक़िफ़ किस तरफ डाइवर्ट हो गया है। और ये सारा मामला कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जज को बचाने के लिए बाकी जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारा मकसद इसलिए है कि आपको इस केस के बारे में पता चले कि केस है क्या और उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, पहले प्रोसीडिंग्स क्या हुई, अब किस तरफ इसका केस का रुख जा रहा है। अभी तक इसके ऊपर केस के ऊपर हियरिंग हो रही है, फ़ारूक नसीम अपने जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं। जैसे को मज़ीद इसके ऊपर फर्दर अपडेट आती है हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।